ठीक है, वो 1 मिनट का शुरू है। हाँ ठीक है, ठीक, इसको लगा दीजिए, आवाज़ आ रही होगी। हाँ ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसा चल रहा है, मज़ा आ रहा है? सही है, चल रही होगी पढ़ाई। लगे रहो। सॉलिड स्टेट पे कुछ समझ में आना चालू हुआ है? अभी तक होमवर्क तुम्हें कुछ नहीं मिला है या दिया होगा, तो देखो उसमें क्या है, और हम लोग डाउट्स में वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हम लोग उससे आगे बात करें, लेकिन उससे पहले जो अभी तक का डिस्कशन हो चुका है एक बार उसको ब्रीफ कर लें। तो जैसे हम लोगों ने शुरुआत में यूनिट सेल्स का डिस्कशन किया, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स, और इस डिस्कशन में 3 डायमेंशन में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट कैसा कैसा हो सकता है वो बातें अपन ने देखी। देन उसके बाद मैंने 1D बताया, देन फिर 2D बताया, एंड 1D से 2D का बनना और 2D से 3D का बनना, ये अपन ने डिस्कस किया। 1D से 2D के बनने में मैंने तुम्हें बताया कि 1D लेयर्स एक दूसरे के पैरेलल प्लेस की जा रही हैं, तो 2D लेयर बन रही है। अब उसकी प्लेसिंग में मैंने बताया पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो 2 पॉसिबिलिटी सामने आई। एक पैटर्न का नाम था AAA टाइप और दूसरे पैटर्न का नाम था ABAB टाइप। 1D से 2D के बनने की बात कर रहे हैं। एक 2D बना था स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर और एक 2D बना था हेक्सागोनल क्लोज पैक 2 डायमेंशनल लेयर। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D लेयर बनी थी AAA टाइप पैटर्न से, और हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर बनी थी ABAB टाइप पैटर्न से। ये अपन ने देखा था। उसके बाद फिर देन 2D से 3D के बनने को डिस्कस किया। तो हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक में ये पाया कि 2D लेयर्स जो इन्वॉल्व हैं वो स्क्वायर क्लोज पैक 2D लेयर्स इन्वॉल्व हैं, एंड दोज लेयर्स आर प्लेस्ड वन अपॉन अनदर इन द पैटर्न AAA टाइप। AAA टाइप मतलब एटम के ऊपर एटम सुपर इम्पोज करते हुए ऐसा पाया गया था सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में भी स्क्वायर क्लोज पैक 2D लेयर्स यूज हो रही थी, और वो लेयर्स एक दूसरे पर प्लेस थी इन द पैटर्न ABAB टाइप का। देन FCC पर जब अपन आए तो उसमें मैंने तुम्हें बताया कि हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर्स इन्वॉल्व हैं। इस बात का विजुअलाइजेशन सबसे ज़्यादा मुश्किल था, तो उसके लिए मैंने तुमसे कहा था कि हमें अपने क्यूब को अलोंग बॉडी डायगोनल देखना पड़ेगा, तब ये बात ऑब्जर्व होगी वहाँ पे। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये बात अच्छे से ध्यान में रखना कि अलोंग बॉडी डायगोनल जब हम देखते हैं तो हमें लेयर्स दिखाई पड़ती हैं, पैरेलल लेयर्स एक दूसरे पर प्लेस्ड दिखाई पड़ती हैं, और उसके बेसिस पर जो पैटर्न वहाँ फॉलो हुआ था दैट वाज ABC टाइप। मैंने प्रीवियस लेक्चर में कुछ एनिमेशन में भी दिखाया था तुम्हें कि ABC का क्या मतलब है, और उसी डिस्कशन में एक और पैटर्न सामने आया था ABAB टाइप, जो एक अनदर यूनिट सेल का नाम आया था हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल HCP। और ये डिस्कशन में आई थी बात कि FCC और HCP, FCC एंड HCP दोनों ही केस में यूनिट सेल देखने में डिफरेंट दिख रही है, लेकिन वहाँ जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे पैकिंग फ्रैक्शन, जैसे डेंसिटी, ये सारे डेटा अगर किसी एक एलिमेंट के लिए कैलकुलेट किए जाएं, वो चाहे FCC बनाए चाहे HCP बनाए, दोनों केस में रिजल्ट्स एग्जैक्टली सेम आ रहे थे। बेसिकली दोनों यूनिट सेल डिफर इसलिए कर रही हैं क्योंकि फर्स्ट लेयर का थर्ड लेयर से रिलेशनशिप डिफरेंट है। एक में A के बाद B के बाद C आया था, जबकि दूसरे में A के बाद B के बाद A आया था, तो वहाँ पर डिफरेंस आ रहा था। बेसिकली जो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं, पैकिंग फ्रैक्शन या कोऑर्डिनेशन नंबर या डेंसिटी, दीज आर ऑल डिपेंड्स अपॉन रिलेशनशिप बिटवीन 2 लेयर्स। और अगर 2 लेयर के बीच के रिलेशन की बात करें तो दोनों लेयर के बीच का रिलेशन FCC और HCP दोनों में एग्जैक्टली सेम था। तो इसलिए सेम था का मतलब सेकेंड लेयर के एटम फर्स्ट लेयर के गैप में रखे हुए, इस तरह का सीन आया था। ठीक है,
आई होप कि तुम उस बात को समझ पाए होगे, और अगर नहीं समझ पाए हो तो फिर मुझसे डाउट में डिस्कस करना। उस वीडियो को अच्छे से देखना जो प्रीवियस लेक्चर में कुछ एनिमेशन तुम्हें मैंने दिखाया है, उसको ध्यान से देखो, उससे सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। एफसीसी में भी लेयरिंग पैटर्न तुम्हें दिख जाएगा, और एचसीपी में तो इस चीज को देखना आसान ही है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद यहाँ से आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे का मतलब है अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है उसमें हमारे सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल थे। अब हम आयोनिक सॉलिड्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आयोनिक सॉलिड जहाँ पर कैटायंस होंगे, एनायंस होंगे, जिनके साइजेस आपस में डिफरेंट होंगे, तो वो लोग अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं। जैसे तुमने प्रीवियस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आयोनिक सॉलिड के भी डाल दिए थे, तो उससे तुम्हारा आइडिया बने कि जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आइडिया क्या है। तो उसके लिए बेसिक आइडिया ये है कि जो भी कैटायन और एनायन जिससे मिलकर के कोई सॉलिड बन रहा है, से फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है। आयोनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है का मतलब एक एग्जांपल है NaCl जो अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा एग्जांपल है CsCl, इसके अलावा एग्जांपल है ZnS, इसके अलावा एग्जांपल है CaF2, इसके अलावा एक और एग्जांपल अपन पढ़ेंगे Na2O। ये 5 एग्जांपल अपने सिलेबस का पार्ट है। तो ऐसे और भी बहुत सारे आयोनिक सॉलिड है, उनके नाम तुम्हें पता है, लेकिन हम लोग इन 5 सॉलिड्स का डिस्कशन करेंगे। तो जनरल आइडिया क्या है, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। जनरल आइडिया ये है कि जैसे किसी भी आयोनिक सॉलिड में एक आयन बड़ा होगा और एक आयन छोटा होगा। इन जनरल एनायंस आर बिगर इन साइज एंड कैटायंस आर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज। आईओसी में तुम पढ़ते होगे। तो बेसिक आइडिया ये है कि जो बिगर आयन है, बिगर आयन वो बेसिक यूनिट सेल बनाएगा। बेसिक यूनिट सेल कहने का मतलब है आइदर वो यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक हो सकती है, या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो सकती है, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो सकती है, या हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल हो सकती है। इनमें से कोई सी भी जो स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ रखा है वो बेसिक स्ट्रक्चर्स थे, वो इन जनरल एनायनिक पार्ट बनाएगा। मतलब जो भी अभी हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट पढ़े थे, अब हम देखेंगे कि वो एनायंस हैं बेसिकली। और उस स्ट्रक्चर में बीच बीच में कुछ जगहें खाली रह गई हैं जिनको वॉइड्स बोला जाता है। उन वॉइड्स में स्मॉलर आयन अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। मतलब एक जनरल आइडिया ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड बाय रिलेटिवली बिगर आयन एंड स्मॉलर आयन विल ऑक्यूपाई इट्स वॉइड पोजीशंस। ये एक जनरल आइडिया, एक ओरिएंटेशन है जिससे हम अपनी बातों को समझ पाए, उसके लिए मैंने बोला है। आगे मैं और बात करूंगा तो पिक्चर और क्लियर होगी, देखेंगे अभी। तो ये जनरल आइडिया है। तो हमें आयनिक सॉलिड्स के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, अब उन बेसिक स्ट्रक्चर्स में वॉइड्स को पढ़ना है। और देन जब वॉइड्स पढ़ लेंगे तब उसको ध्यान में रखते हुए हम आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं अब वॉइड्स कहाँ पर हैं और कैसे बन रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइड्स, इन पर आएंगे दोबारा, लेकिन उससे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स या खाली स्पेस की बात कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं नाम लिखूं तो एक नाम है ट्राइगोनल वॉइड, एक नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड, एक नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक नाम है क्यूबिक वॉइड। इस तरह से नाम है। किस यूनिट सेल में कौन सा वॉइड दिखेगा, कैसे वो वॉइड बनेगा, उस वॉइड में किस साइज का एटम प्लेस किया जा सकता है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अभी इस डिस्कशन में सामने आएंगी, वो हमें समझना है। देखते हैं। तो वॉइड का मतलब खाली स्पेस है। खाली स्पेस है का मतलब जो एटम्स प्लेस्ड हो चुके हैं उनके बीच में कुछ खाली जगहें रह रही हैं, वो वॉइड्स कहलाती हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्राइगोनल वॉइड की। ट्राइगोनल वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड कैसे बनता है या कहाँ है? तो बेसिकली जैसे ये एटम्स, बिगर एटम्स इस तरह से एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जब प्लेस्ड होती हैं
जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये प्लेस्ड हैं, बिगर एटम्स प्लेस्ड हैं, तो इस प्लेसिंग के बाद जो बीच में गैप बन रहा है, जिसको मैंने ऑरेंज कलर से दिखाया है और यहाँ एक छोटा एटम दिखाया है, तो ये जो बीच का गैप है, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल वॉइड। इसी को ट्राइगोनल वॉइड बोलते हैं। बेसिकली वॉइड का जो नाम हम लोग पढ़ रहे हैं, वो वॉइड का नाम किस तरह से रखा गया, मैं इसका भी आइडिया दे देता हूँ, इसको रिपीट भी करूंगा मैं। जिन एटम्स के बीच में वो वॉइड बन रहा है, उन एटम्स की रिलेटिव पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पर वॉइड का नाम डिसाइड होता है। जैसे अगर तुम इन तीनों एटम्स की रिलेटिव पोजीशन देखो, इन तीनों एटम्स की रिलेटिव पोजीशन का मतलब अगर मैं इनके सेंटर्स मिला दूं तो ये अपने आप में ट्राइंगल बनाते दिखाई पड़ेंगे, ट्राइंगल। तो इनके बीच में जो वॉइड बना, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रायंगुलर वॉइड, या उसको ट्राइगोनल वॉइड बोलते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर हमें ये डिस्कशन करना है कि इस वॉइड में किस साइज का एटम प्लेस किया जा सकता है, मतलब यहाँ पर जो एटम मैंने प्लेस करके दिखाया है उसकी रेडियस बड़े एटम की रेडियस के कंपैरिजन में कितनी हो सकती है, तो अगर ये कैलकुलेशन की जाए, देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये सेंटर इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर है, उसको ओ मान लेते हैं। और अगर ये ट्रायंगल में अलग से रिप्रेजेंट करूं, ये सेंट्रॉइड है इसका, ए बी और ये सी, तो इस सेंटर से कॉर्नर तक के डिस्टेंस, हर कॉर्नर तक के डिस्टेंस सेम ही होगी। समझ सकते हो इसको? सेंट्रॉइड है चूंकि, ये भी डिस्टेंस सेम होगी, ये भी डिस्टेंस सेम होगी। इसके अलावा अगर मैं सेंट्रॉइड से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो वो इसको दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। और अगर तुमसे इस डायग्राम में पूछे कि ए और सी तक के डिस्टेंस कितनी है, तो वो r और r 2r के बराबर होगी। इसको अगर मैं m नाम दे दूं, ये o है, m नाम दे दें, तो a और m तक की डिस्टेंस होगी r, ऐसे ही m और c तक की डिस्टेंस भी होगी r। और इसके अलावा अगर मैं इस एंगल की बात करूं, चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एक एंगल होगा 60 डिग्री, और अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये उसका आधा होगा, का मतलब 30 डिग्री। इसी तरह से ये भी 30 डिग्री होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रायंगल ए ओ एम की, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए ओ cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए एम, ऐसे लिखा जा सकता है। और ए एम का मतलब है कैपिटल आर। और मान लें कि यहाँ पर जो छोटा एटम है उसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो इस सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस, इस सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस होगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ टचिंग पोजीशन पर हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस इन दोनों की रेडियस के सम के बराबर होगी। मतलब ए ओ जो लेंथ यहाँ पर दिखाई जा रही है, दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, वेयर स्मॉल आर का मतलब छोटे एटम की रेडियस है, कैपिटल आर का मतलब बड़े एटम की रेडियस है। और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और ए एम का मतलब कैपिटल आर, ये आएगा। और अगर इसको उधर लेके चले जाएं तो ये बनेगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू 2/√3 आर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.155 टाइम्स कैपिटल आर। और अगर ये भी उधर लेके चले जाएं तो यहाँ से स्मॉल आर विल बी इक्वल टू 0.155 टाइम्स कैपिटल आर, ये वैल्यू आती है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो एटम रखा जा सकता है उसकी रेडियस बड़े एटम की रेडियस के कंपैरिजन में 0.155 आर होनी चाहिए। समझ में आता है कैलकुलेशन? यहाँ पर ये ट्राइगोनल वॉइड, और उस ट्राइगोनल वॉइड में प्लेस किए जाने वाले एटम की रेडियस बड़े एटम के कंपैरिजन में 0.155 टाइम्स कैपिटल आर होनी चाहिए। ये रिजल्ट यहाँ पर आता है, इसको ट्राइगोनल वॉइड बोलते हैं। अब इसमें भी अगर हमसे ये पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस ट्राइगोनल वॉइड
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मतलब यहाँ पर जो एटम प्लेस किया जाएगा उसको कितने एटम्स टच करेंगे, तो तुम डायग्राम से देखकर बता सकते हो कि ये 3 एटम्स इसको टच करेंगे, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3 होगा। इसके अलावा एक बात मैं और बोल दूं कि यहाँ पर इस एटम, ये भी स्फीरिकल एटम है, ये भी स्फीरिकल एटम है, ये भी स्फीरिकल एटम है, ये भी स्फीरिकल एटम, सारे स्फीयर हैं। अगर इन स्फीरिकल एटम्स के सेंटर्स पर अगर केवल अपन फोकस करें, सारे चारों यहाँ पर 3 बड़े एटम, एक छोटा एटम, चारों एटम्स के सेंटर पर फोकस करें, तो ये चारों सेंटर्स एक ही प्लेन पर लाई करेंगे, मतलब ऑल 4 सेंटर्स ऑफ दीज एटम्स विल बी लाई ऑन द सेम प्लेन। दैट इज व्हाई इस तरह के वॉइड को 2D वॉइड भी बोला जाता है। 2D वॉइड कहलाएगा, 2 डायमेंशनल वॉइड, मतलब सारे एटम्स के सेंटर्स एक ही प्लेन पर लाई करें तो उसको 2D वॉइड बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, रेडियस का साइज यहाँ पर आ रहा है 0.155 r, और ये 2D वॉइड का एग्जांपल है। इसी तरह का डिस्कशन हम नेक्स्ट वॉइड के लिए करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये ट्राइगोनल वॉइड किस यूनिट सेल में देखने को मिलेगा, क्या ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखने को मिलेगा, क्या ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में देखने को मिलेगा, क्या ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में देखने को मिलेगा, क्या एग्जिस्ट करेगा फेस सेंटर्ड में या बॉडी सेंटर्ड में या सिंपल क्यूबिक में, तो आंसर है कि ये ट्राइगोनल वॉइड केवल FCC यूनिट सेल में देखने को मिलेगा, सिंपल क्यूबिक या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में देखने को नहीं मिलेगा। तो बात आती है कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं होगा, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ जो 3 बड़े एटम्स की रिलेटिव पोजीशन दिखाई गई है, उसको देख करके ये समझ में आ रहा है कि ये हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर का पार्ट है। ऐसा अरेंजमेंट हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर में दिखता है, और हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर सिंपल क्यूबिक या BCC के बनने में इन्वॉल्व नहीं होती। किस में इन्वॉल्व होती है, तो वो होती है FCC में या HCP में। तो ये वॉइड विल बी प्रेजेंट इन FCC और HCP, सिंपल क्यूबिक या बॉडी सेंटर्ड में नहीं होगा। मैं लिख दे रहा हूं, ट्राइगोनल वॉइड will be present in FCC और HCP, इसी में पाया जाएगा, बाकी में नहीं। ठीक है, तो ये तो ट्राइगोनल वॉइड के बारे में डिस्कशन है। हालांकि हमारे पास कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आयनिक सॉलिड का अपन को नहीं दिखेगा जिसमें ये वॉइड यूज में आए। हमारा मेन वॉइड जो यूज में आएगा वो है टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिक वॉइड, जो इसके बाद नाम आएंगे। लेकिन ये नाम ये क्यों पढ़ाया गया, इसके पीछे अपना एक लॉजिक है, उस पर हम लोग आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वॉइड की बात मैं करता हूं, ये रिजल्ट है और इसको अपन को याद रखना है, ट्राइगोनल वॉइड की कहानी क्या थी। नेक्स्ट पर आते हैं, सिमिलर टाइप का डिस्कशन है, इसको नोट कर लेना आप लोग। ट्राइगोनल वॉइड के बाद अगला नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि वॉइड के नाम कैसे रखे जा रहे हैं, तो ये जो एटम वॉइड बनाने में इन्वॉल्व हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पर रखे जा रहे हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए बात करें, जैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तुम लोगों ने मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़े होंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, और जिस तरह के रिलेटिव पोजीशन तुम्हें टेट्राहेड्रल के लिए दिखाई जाती है वही चीज यहाँ पर दिखेगी। देखो, देखते हैं एटम्स जिनके बीच में ये वॉइड बन रहा है, पहले मैं उनको शो कर रहा हूं। ये एक लेयर के 3 एटम्स और इनके बीच में जो गैप है इस पर अनदर लेयर का एटम प्लेस्ड, ये अनदर लेयर, मतलब ये यहाँ पर 2 लेयर्स के एटम्स यूज हो रहे हैं, 2 लेयर के एटम यूज हुए हैं, फर्स्ट लेयर
सेकेंड लेयर, और उन दो लेयर्स के बीच में जो गैप बना है, इन दो लेयर्स के बीच में जो गैप बना है, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रन। अब ऐसे तो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, तो इसको समझने के लिए मैं अलग से अगर दूसरा डायग्राम दिखाऊं, लेकिन उससे पहले जैसे अगर मैं इन चारों एटम्स के सेंटर्स को मिलाऊं, चारों एटम्स के सेंटर्स को मिलाऊं, तो ये अपने आप में एक टेट्राहेड्रन बनाएंगे। टेट्राहेड्रन का मतलब है एक्चुअली ये 3D स्ट्रक्चर है। ये मतलब ये एक लेयर के 3 एटम्स हैं, इसको मैं नाम दे रहा हूं, से ये A एटम है, ये B एटम है, ये C एटम है, और ये ऊपर वाला एटम D है। तो ये A, ये B, देन ये C, और ये चौथा एटम D। ये टेट्राहेड्रन है, और इनके बीच में कहीं पर वॉइड का सेंटर है, मतलब दो लेयर के बीच में। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल का सहारा ले रहा हूँ, जो बेसिकली तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मीथेन का स्ट्रक्चर या केमिकल बॉन्डिंग में मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो। अगर मैं मीथेन के स्ट्रक्चर की बात करूं, मीथेन का स्ट्रक्चर, हालांकि मीथेन की का इस पूरे डिस्कशन से कोई लेना देना नहीं है, केवल रिलेटिव पोजीशन को विजुअलाइज करने के लिए मैं इसको यूज करने जा रहा हूं। जैसे मीथेन के स्ट्रक्चर में कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, और अगर इस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये अपने आप में एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम्स की रिलेटिव पोजीशन है, हाइड्रोजन एटम्स की जो रिलेटिव पोजीशन है, उनको तुम इस ABCD से रिलेट कर सकते हो। ABCD मतलब A, B, C और चौथा एटम T। और जो कार्बन दिख रहा है, कार्बन जिस पोजीशन पर दिख रहा है, that is actually center of tetrahedral void. This carbon is present at the center of tetrahedral void, जो यहाँ पर बीच में कहीं पर दिखाया जा रहा है। मतलब ये tetrahedral void की कहानी है। कोशिश करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समझ में आ जाता है। ये रिलेटिव पोजीशन है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर हम तुमसे ये बात पूछें कि क्या ये सारे एटम्स के सेंटर सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं, तो नहीं, अलग अलग प्लेन पर लाई कर रहे हैं। जैसे इसके पहले वाले डायग्राम में ट्राइगोनल वॉइड में अपन ने देखा कि सारे सेंटर्स एक प्लेन पर लाई कर रहे थे, वो चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। सारे एक प्लेन पर लाई नहीं करते, इसीलिए इस तरह के वॉइड को 3D वॉइड बोला जाता है, 3 डायमेंशनल वॉइड। 3D वॉइड या 3 डायमेंशनल वॉइड इसको बोलते हैं। ये 2D वॉइड का एग्जांपल नहीं है, बिकॉज ऑल सेंटर्स ऑफ एटम्स आर नॉट लाइंग ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ट्राइगोनल वॉइड। अब अगर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें कि यहाँ पर जब वॉइड में एटम प्लेस्ड होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो वो कितनों को टच करेगा। तो तुम जैसे इसी डायग्राम से देख सकते हो कि कार्बन एटम कितनों के साथ टचिंग पोजीशन पर है। बेसिकली रिलेटिव पोजीशन यही है कि कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड बाय दीस 4 हाइड्रोजन एटम। मतलब ये 4 हाइड्रोजन एटम इस तरह से प्लेस्ड हैं कि उनके बीच में एक वॉइड क्रिएट हुआ, और उस वॉइड में कार्बन एटम प्रेजेंट है जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड में है। तो ये कार्बन एटम इन चारों से टच कर रहा है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। मतलब जो एटम उस वॉइड को बना रहे हैं 4, मतलब 4 एटम, और उस वॉइड में जो एटम रखा जाएगा वो चारों को टच करेगा। जैसे इसके पहले अभी हम लोगों ने ट्राइगोनल वॉइड डिस्कस किया था, तो उसमें भी ऐसे ही 2D लेयर, हेक्सागोनल को उस पर 2D लेयर यूज में आई थी। तो उस केस में और इस केस में अंतर क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं इन 3 हाइड्रोजन एटम की, ये 3, तो इन 3 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो सेंटर आएगा वो कहलाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, और सॉरी वो कहलाएगा ट्राइगोनल वॉइड। और तुम यहाँ देखो तो ट्राइगोनल वॉइड का सेंटर उसी प्लेन पे आ रहा था, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर उस प्लेन से ऊपर है, उस प्लेन से ऊपर है, मतलब वो सेम प्लेन पर लाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 3D वॉइड कहलाता है। क्यों कहलाता है, उसके पीछे का ये रीजन है। कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 4 होती है। 4 क्यों होती है वो मैंने अभी यहाँ पर इस डायग्राम से दिखाया है। इसके अलावा अगर तुमसे ये बात पूछी जाए कि क्या ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पाया जाएगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है
कि हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर्स रखी हुई है और हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर एक दूसरे पर इस तरह से प्लेस्ड है कि सेकेंड लेयर का एटम फर्स्ट लेयर के गैप में है। तो ये BCC या सिंपल क्यूबिक में तो नहीं दिखाई पड़ेगा, तो किस में दिखाई पड़ेगा? आइदर FCC में या HCP में। मतलब यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रेजेंट इन FCC और HCP। सिंपल क्यूबिक या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में ये देखने को नहीं मिलेगा। एक बात, अब अगर हम यहाँ पर साइज ऑफ वॉइड की कैलकुलेशन की बात करें तो साइज ऑफ वॉइड की कैलकुलेशन के लिए जैसे यहाँ पर जो भी वॉइड में एटम प्लेस्ड होगा वो हर कॉर्नर को टच करेगा, हर कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा। मान लेते ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है या हर कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस होगी वो सेम ही होगी, ठीक है। और वो इसको अगर मैं नाम ले लूँ O और अगर मैं अलग से ट्राइंगल ड्रॉ करूँ AOC और तुमसे पूछा जाए कि ये एंगल कितना है तो शायद बहुत सारे लोगों का आंसर होगा 90 डिग्री, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। अगर तुमसे पूछा जाए ये एंगल कितना है तो शायद तुम सही आंसर कर ले जाओगे। मीथेन के स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल कितना पढ़ा जाता है? 109 डिग्री 28 मिनट। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, ये एंगल भी है 109 डिग्री 28 मिनट, सेम डेटाहेड्रन पोजीशन है। अगर इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और से m बोल दें तो ये दोनों को इक्वल पार्ट में बांटेगा। और अगेन अगर हमसे पूछा जाए कि ये लेंथ कितनी है तो ये वैल्यू होगी 2r, क्योंकि इस एटम और इस एटम के सेंटर की डिस्टेंस कितनी है 2r, क्योंकि वो टचिंग पोजीशन पर है। और इसके अलावा अगर पूछा जाए यहाँ से लेकर के यहाँ OA या OC कितना है तो ये वैल्यू होगी स्मॉल r प्लस कैपिटल r, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, क्योंकि यहाँ पर रखा एटम यहाँ पर रखा एटम ये दोनों एक दूसरे को टच करेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ से ट्राइंगल AOM की तो क्या कहा जा सकता है? AO साइन 109 डिग्री 28 मिनट बाई 2 विल बी इक्वल टू AM। देखो ध्यान से, AO साइन, क्योंकि ये पूरा एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है तो ये एंगल हो जाएगा उसका आधा, 109 डिग्री 28 मिनट बाई 2। तो मैंने ये लिखा है, मतलब ये बेसिकली ट्राइंगल ये कंसीडर किया ये 90 डिग्री है तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये लेंथ पूछी जा रही है तो AO साइन 109 डिग्री 28 मिनट बाई 2 विल बी इक्वल टू AM। और अगर इसका डेट यहाँ पर AO की बात करें तो वो वैल्यू है स्मॉल r प्लस कैपिटल R साइन 109 डिग्री 28 मिनट बाई 2 विल बी इक्वल टू कैपिटल R, क्योंकि ये वैल्यू R के बराबर होगी, क्योंकि टोटल वैल्यू है 2R तो ये R के बराबर होगी, ठीक है। और अगर इसमें साइन की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके पहले जैसा रिजल्ट निकाल ले तो मैं सीधे रिजल्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर आता है स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0.225 टाइम्स कैपिटल R। डेटा पुट करके इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये वैल्यू आएगी, स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0.225 टाइम्स कैपिटल R। इसके पहले वाला केस जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसमें स्मॉल r इज इक्वल्स टू आया था 0.155 टाइम्स कैपिटल R, और इस केस में आ रहा है 0.225 टाइम्स कैपिटल R। इसका मतलब अगर हमसे ये पूछा जाए कि ट्राइगोनल वॉइड का साइज बड़ा है या टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज बड़ा है तो आंसर होगा टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज बड़ा है, क्योंकि इसमें हम रिलेटिवली ज्यादा बड़ा एटम रख सकते हैं और उसमें रिलेटिवली छोटा एटम रखा जा सकता है। समझ में आती है बात? अब इसी में यहाँ एक क्वेश्चन सामने आता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कैटायन है जिसकी रेडियस एनायन के कंपैरिजन में, जिसकी रेडियस एनायन के कंपैरिजन में है 0.2r, 0.2r, अगर वो वैल्यू 0.2r है तो हमसे पूछा जाए कि ये कैटायन किस वॉइड में प्लेस किया जाएगा, ट्राइगोनल वॉइड में या टेट्राहेड्रल वॉइड में। अगर रेडियस की वैल्यू इतनी है तो किस तरह के वॉइड में होगा,
ट्राइगोनल वॉइड एक्चुअली कोई भी कैटायन वॉइड पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, और वो कौन से वॉइड पोजीशन ऑक्यूपाई करता है वो इस बात पर ही डिपेंडेंट है कि उस छोटे कैटायन का साइज बड़े एनायन के कंपैरिजन में कितना है। इसीलिए हम लोग जो वॉइड का साइज निकाल रहे हैं वो बड़े आयन के कंपैरिजन में ही निकाला जा रहा है, तो क्योंकि उसी के बेसिस पर ये बात डिसाइड होगी। तो अगर हमसे पूछा जाए तो किस में आएगा, तो अगर इसमें देखें तो ये इसका साइज इसके कंपैरिजन में छोटा है, तो इसका मतलब अगर मैंने ट्राइगोनल वॉइड में उसको प्लेस करने की कोशिश की तो वो सेट नहीं हो पाएगा क्योंकि उतनी जगह ही नहीं है। और अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल वॉइड की तो इसमें वो सेट हो जाएगा क्योंकि ये नंबर छोटा है ये नंबर बड़ा है, लेकिन सेट तो हो जाएगा, लेकिन क्या वो चारों एटम्स को टच करेगा? अगर हमने इस एटम को इस वॉइड में रख दिया तो क्या वो चारों को टच कर पाएगा? इस बात को तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे ध्यान से देखो, अभी हम लोगों ने बात की थी ट्राइगोनल वॉइड की। ट्राइगोनल वॉइड अभी मैंने बनाया था और इसमें ये दिखाया था कि ट्राइगोनल वॉइड का में जो एटम रखा जा सकता है, ट्राइगोनल वॉइड में जो एटम रखा जा सकता है उसकी रेडियस 0.155 टाइम्स कैपिटल आर के बराबर है। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एटम है जिसकी रेडियस 0.1 आर है और उसको हमने इसी में रखा, तो सिचुएशन जो देखने को मिलेगी वो होगी समथिंग लाइक कुछ इस तरह की, कि जो एटम रखा गया वो एट अ टाइम 2 को तो टच कर लेगा लेकिन तीसरे को वो टच नहीं कर पाएगा। अगर मैंने इस साइज का एटम रखने की कोशिश की, इस साइज का, तो ये सीन बनेगा, और अगर सीन ऐसा बनता है तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर कहलाता है। अनस्टेबल स्ट्रक्चर, अनस्टेबल स्ट्रक्चर का मतलब है जो भी एटम वॉइड में रखा जाना चाहिए उसकी कंडीशन ये है कि दैट एटम मस्ट बी फिट इन द वॉइड, मतलब उसको पूरी तरह से फिट होना चाहिए, वो हिले डुले नहीं। अगर कहानी ऐसी है तो वो एट अ टाइम 2 को तो टच कर पाएगा और तीसरे को टच नहीं कर रहा है तो वो गिर जाएगा, मतलब वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह का डिस्कशन यहाँ पर है कि अगर हमारे पास रेडियस 0.2 आर है, 0.2 आर, और हमने उसको टेट्राहेड्रल वॉइड में रखा तो सीन कुछ ऐसा ही होगा कि वो चारों एटम्स को नहीं टच कर पाएगा, वो एट ए टाइम मैक्सिमम 3 एटम को टच करेगा। इसका मतलब अगर तुम उसको हिलाओ तो वो कभी इधर लुढ़केगा कभी इधर लुढ़केगा, आवाज आएगी, ऐसा तुम्हें फील होगा, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता, इसीलिए ये सीन कभी देखने को नहीं मिलता। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी सॉलिड है और तुम उसको हिला के देखो तो आवाज आ रही, ऐसा कभी सीन नहीं बनता। तो इसका मतलब फिर अगर उसमें नहीं रखा जा सकता और वहां भी जगह नहीं है तो फिर आंसर क्या है? तो एक्चुअली आंसर इस क्वेश्चन का यही है कि वो ट्राइगोनल वॉइड में ही प्लेस किया जाएगा, ट्राइगोनल वॉइड में ही इसे प्लेस किया जाएगा। तो बात आती है कि ट्राइगोनल वॉइड में तो जगह ही नहीं है, प्लेस कैसे करेंगे? तो ट्राइगोनल वॉइड में उसको प्लेस कैसे किया जाएगा वो डायग्राम में तुम्हें यहां पर दिखा रहा हूं, ऊपर दिखा रहा हूं। अगर एटम्स की पोजीशन ऐसी रहती है कि ये एटम्स एक दूसरे को टच करते रहें, तब तो जो बीच में गैप आता है उसकी वैल्यू है 0.115 आर। लेकिन अगर ये लोग अपनी अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए तो उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ सकता है। अगर वो अपनी जगह से शिफ्ट हो जाए तो उनके बीच का गैप बढ़ता है, जिसकी वजह से इस साइज का एटम भी उसमें प्लेस हो जाता है। अब मैं यहीं पर एक बात बोल दूं, जैसे हम लोगों ने बात की थी 1D लेयर और 1D से 2D के बनने की, तो जब 1D का डिस्कशन किया था तो मैंने 2 पॉसिबिलिटी बताई थी, आइदर एटम टचिंग पोजीशन पर है या टचिंग पोजीशन पर नहीं है। एंड देन उस 1D से 2D के बनने की 2 पॉसिबिलिटी बताई थी, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम लोगों ने पढ़ी थी जिसमें रिलेटिव पोजीशन ये दिखाई गई थी। अब इस डायग्राम में भी रिलेटिव पोजीशन वही है, उसी टाइप के रिलेटिव पोजीशन दिख रही है, बस अंतर ये है कि यहाँ 1D लेयर जो यूज हो रही है वो गैप वाली यूज हो रही है, तो वो पॉसिबिलिटी रहती है।
दूसरी बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनता है तो वहां पर एक बात हमेशा फिक्स्ड होगी कि कैटायन विल बी इन टचिंग पोजीशन विद एनायन, वो हमेशा टचिंग पोजीशन पर देखने को मिलेगा, मतलब वो बीच में फिट होगा। और दूसरी बात कि एनायन और एनायन हो सकता है एक दूसरे को टच करें, हो सकता है एक दूसरे को टच ना करें, मतलब वहां पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एनायन एनायन एक दूसरे को टच नहीं करो। इनफैक्ट पॉसिबिलिटी होगी ही यही कि एनायन एनायन एक दूसरे को टच नहीं करते, मतलब कोई भी आयनिक सॉलिड ऐसा नहीं मिलता जिसमें एनायन एनायन टचिंग पोजीशन पर हो। उसका एक वजह तो ये भी है कि एनायन एनायन अगर टचिंग पोजीशन पर आके तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फिर स्ट्रक्चर स्टेबलाइज नहीं करेगा। और दूसरा रीजन ये भी है कि कभी भी कैटायन का साइज एग्जैक्टली उतना ही नहीं होता जितना वॉइड का साइज हो, हमेशा वो थोड़ा बहुत डिफरेंट ही होगा। तो जो एडजस्टमेंट का तरीका है वो यही है कि वॉइड बनाने वाले एटम अपनी जगह बीच में गैप क्रिएट करते हैं। तो इस डिस्कशन से फिर एक बात सामने आती है कि किसी भी एक वॉइड में जो एटम प्लेस किया जा सकता है उस एटम की रेडियस एक रेंज में लाई करती है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं बात करूं ट्राइगोनल वॉइड की, अब मैं इसको हटा रहा हूं, रेंज ऑफ ट्राइगोनल वॉइड, रेंज सबसे पहले बात करते हैं ट्राइगोनल वॉइड की रेंज। मैं यहां पर लिख रहा हूं ट्राइगोनल वॉइड और उसकी रेंज। तो रेंज ये है कि स्मॉल r शुड बी greater than or equal to 0.11155 r, 0.155 टाइम्स कैपिटल R से लेकर के 0.225 R तक, ये इसकी रेंज है पूरी। मतलब अगर कैटायन का साइज इस रेंज में है तो वो ट्राइगोनल वॉइड में ही रखा जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात ये आ सकती है कि जरूरत क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड की, जब जगह बनी रही है तो और जगह बना लो, और बड़ा आइटम रखना है तो उसको उसमें एडजस्ट कर लो, खाली इतनी ही रेंज क्यों डिसाइड की जा रही है और ये नंबर मैंने यहाँ वाला क्यों यूज कर लिया है, इस सब चीजों का आंसर क्या है? तो बेसिकली दिक्कत ये है कि जब एटम्स के बीच में गैप क्रिएट किया जाएगा तो वो उस गैप को क्रिएट करने की अपनी एक लिमिट है। मतलब एक लिमिट से ज्यादा अगर गैप क्रिएट करेंगे तो वो स्ट्रक्चर जितना ज्यादा गैप क्रिएट होगा उतना ज्यादा अनपैक होने लग जाएगा, या ये कह लो कि उसकी पैकिंग इफिशिएंसी उतनी ज्यादा घटने लग जाएगी और उसकी स्टेबिलिटी जितनी होनी चाहिए उससे घटने लग जाएगी अगर गैप बढ़ता रहा तो एक लिमिट तक, जहां तक हमारे पास दूसरे ऑप्शंस नहीं है वहां तक तो ये काम इस तरह से चलता है। और अगर हमारे पास दूसरे ऑप्शन आ जाते हैं जैसा कि टेट्राहेड्रल वॉइड हमने बताया, तो अगर एटम का साइज इतना बड़ा है जिसकी रेडियस इतनी या इससे ज्यादा है तो हम उसको टेट्राहेड्रल वॉइड में प्लेस करेंगे, ना कि ट्राइगोनल वॉइड में। ट्राइगोनल वॉइड में जो एटम प्लेस किया जाएगा उसकी रेडियस बड़े एटम के रेडियस के कंपैरिजन में इस रेंज में हो सकती है। अगर इससे बड़ा एटम हुआ, 0.225 R से बड़ा एटम हुआ, तो उसे टेट्राहेड्रल वॉइड में प्लेस किया जाएगा और उसकी भी अपनी एक रेंज है, वो भी मैं यहां पर लिख रहा हूं टेट्राहेड्रल वॉइड की। टेट्राहेड्रल वॉइड की जो रेंज है इसको मैं हटा दे रहा हूं, थोड़ी जगह बनेगी, ये सब तुम नोट कर लेना। ये है 0.225 टाइम्स कैपिटल R से लेकर के 0.414 टाइम्स कैपिटल R तक, ये रेंज है। तो अब तुम सोचोगे ये नंबर कहाँ से लिख दिया, तो ये नंबर अभी पिक्चर में आएगा। उसके बाद अगला जो वॉइड है उसका नाम है ये बेसिकली ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसका साइज है ये। तो अभी हम लोग बात करेंगे, मतलब बेसिकली हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक सीक्वेंस में कर रहे हैं। सीक्वेंस ये है कि साइज ऑफ वॉइड के बढ़ते हुए सीक्वेंस में जिसमें हमारा एटम रखा जाएगा। बेसिकली कैटायन का साइज एनायन के कंपैरिजन में कुछ भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन की वो वैल्यू क्या है उस हिसाब से वॉइड डिसाइड होगा और उसके बेसिस पर स्ट्रक्चर डिसाइड होगा। तो ये रेंज है ट्राइगोनल वॉइड की, ये रेंज है टेट्राहेड्रल वॉइड की।
आयनिक कंपाउंड का कोई भी एग्जांपल ऐसा तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेगा जिसमें ट्राइगोनल वॉइड यूज हो। ट्राइगोनल वॉइड को पढ़ाने का पर्पस केवल इतना है कि हम इस बात को एक्सप्लेन कर सकें कि आखिर रेडियस की रेंज का लॉजिक क्या है, रेडियस रेंज में क्यों आ रही है, क्यों नहीं एक फिक्स्ड वैल्यू ही डिसाइड हो रही है। तो उसके पीछे का रीजन मैंने बताया कि आइदर जो वॉइड में एटम रखा जाएगा वो या तो एग्जैक्टली वॉइड में फिट हो जाए या फिर उसे फिट करने के लिए वॉइड बनाने वाले एटम अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो, जिससे वो गैप बढ़े। हालांकि शिफ्टिंग का ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, या ये कह लो कि उसकी पैकिंग इफिशिएंसी घटती जाएगी। तो एक लिमिट तक ही ये आइडिया वर्क करता है, एक लिमिट के बाद ये आइडिया वर्क नहीं करता तो हमारा अगला वॉइड पिक्चर में आ जाता है जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब अगर वॉइड की रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन इस वैल्यू से भी ज्यादा हुई तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्लेस किया जाएगा। देखो मैं यहीं पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन में तुमको ये पूछा कैसे जाएगा। तुमसे पूछा जाएगा कि एक सॉलिड है जिसमें दो आयंस हैं ए और बी, और पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि इसकी रेडियस मान लो 200 पिकोमीटर है और इसकी रेडियस मान लो 50 पिकोमीटर, सपोज 50 पिकोमीटर है, और तुमसे ये पूछा जाए कि ये किस तरह के वॉइड में रखा जाएगा, इसका वॉइड बताओ, वॉइड क्या होगा। या उसी को पूछा जा सकता है कि कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो अगर वॉइड डिसाइड होगा तो उससे कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिसाइड होगा। तो वॉइड डिसाइड कैसे होगा, अगेन आइडिया सेम है, रेडियस का रेशियो देखो, इसी जो यहाँ पर लिखा है द सेम थिंग कैन बी रिटन एज, इसी को लिखा जा सकता है ऐसे 0.225 स्मॉल r अपॉन कैपिटल R 0.414, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रेडियस रेशियो कहलाता है। रेडियस रेशियो की वैल्यू शुड बी लाई इन बिटवीन दीज नंबर्स, तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। तो अगर यहाँ पर भी हम लोग रेडियस रेशियो निकालें स्मॉल r अपॉन कैपिटल R तो 50 अपॉन 200, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.25, मैं नीचे लिख रहा हूँ 0.25। अब 0.25 वैल्यू क्या इस रेंज में लाई कर रही है? नहीं। क्या इस रेंज में लाई कर रही है? हाँ, इस पे लाई कर रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कैटायन दिखाया जा रहा है दिस विल बी प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा। और अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में हुआ, ये टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू होगी फिर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। ये आइडिया है वॉइड के डिस्कशंस का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वॉइड बिगर एटम्स बनाते हैं, बिगर आयंस बनाते हैं, और उस गैप के अंदर जो स्मॉलर आयन से कैटायन रखा जाएगा वो बिगर आयंस को टच करेगा। और वॉइड बनाने वाले एटम हो सकता है आपस में एक दूसरे के साथ टचिंग पोजीशन पर हो, जिसको हम आइडियल केस बोलते हैं, और हो सकता है वो टचिंग पोजीशन पर ना हो, जिसको हम नॉन आइडियल केस बोलते हैं। और इन जनरल नॉन आइडियल केस ही देखने को मिलेगा, आइडियल केस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आइडिया अपन को अपने दिमाग में सेट करना है, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड की ये कहानी है। अब इसी में एक बात मैं और तुम्हें बताऊं, मैंने अभी बताया टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कैसे है, फिर मैंने बताया टेट्राहेड्रल वॉइड FCC और HCP में ही पाया जाएगा। उसके अलावा मैंने बताया कि उसमें किस साइज का एटम प्लेस किया जा सकता है। अब हमें इसी में एक बात और भी जाननी है कि FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर बनता है, उसकी लोकेशन क्या है, उस पर आते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ। रेंज का क्या मतलब है ये तुमने देख लिया। थोड़ा मुश्किल है ये चीजें, लेकिन एक बार फर्स्ट टाइम में चीजों को डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता, लेकिन ये बात सही है कि इसको रिपीट करते हैं हम लोग तो फिर आसान लगने लग जाएगा। और एक बार आसान लगने लग गया तो तुमको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, तो सॉलिड स्टेट तो बहुत ही ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू अदर टॉपिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इसको भी मैं हटा रहा हूँ। मैं यहाँ पर शो करने जा रहा हूँ लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। लोकेशन कहाँ पर है टेट्राहेड्रल वॉइड की? इन FCC। टेट्राहेड्रल वॉइड को शॉर्ट में टीवी भी बोल देते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड
शॉर्ट में टीवी इन FCC। अगर FCC में लोकेशन की बात करें तो उसके लिए मैं पहले FCC का डायग्राम दिखा रहा हूँ और उसमें जो भी एटम्स हैं उनको मैं डिफरेंट कलर से शो करूँ जिससे चीज़ें विजुअलाइज हों। ये क्यूब है। FCC दिखाने के लिए मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ। ये एक लेयर का एटम और इसी तरह से ये एक अनदर लेयर के एटम्स। ओके, इसके अलावा एक लेयर और है, उसके एटम्स। ये ठीक। तो यहाँ पर हमें ये शो करना है कि टेट्राहेड्रल वर्ड का फॉर्मेशन क्या है। तो मैं तुम्हें डायरेक्ट ही बता देता हूँ इससे पहले कि तुम अपना दिमाग लगाओ। तुम देखो तो यहाँ पर ये फेस के सेंटर वाला एटम, ये फेस के सेंटर वाला एटम और इसके अलावा ये फ्रंट फेस के सेंटर वाला एटम, ये तीन एटम्स एक दूसरे के साथ टचिंग पोजीशन पर ही, और इनके बीच में जो गैप बन रहा है उस पर ये एटम रखा हुआ है। तो ये चार एटम मिल करके जो बीच में जगह बना रहे हैं वो एक्चुअली टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन। एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है तो 2D में देखने में मुश्किल आती ही है, लेकिन फिर भी अगर तुम फोर्स करोगे तो चीज़ें धीरे धीरे दिखाई पड़ने लग जाएंगी कि कहाँ पर है। मैंने दिखाया है कि 3 एडजेसेंट फेस के सेंटर वाले एटम, एडजेसेंट फेस के सेंटर वाले एटम और ये कॉर्नर, मतलब वो जो तीनों फेसेस जिस कॉर्नर पर एक साथ मिल रहे हैं उसका कॉर्नर वाला एटम मिल करके बीच में जो गैप बना रहा है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। अगर मैं इस लोकेशन को और ज़्यादा प्रिसाइज करूँ तो इसके लिए तुम अगर इसकी बॉडी डायगोनल के अलोंग सोचो, बॉडी डायगोनल के अलोंग, तो इस बॉडी डायगोनल के आधा तो इस यूनिट सेल का सेंटर होगा और इस आधी बॉडी डायगोनल का आधा जो लोकेशन आएगी दैट इज एक्चुअली द पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब दैट इज द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर हम इस पूरे बॉडी डायगोनल को 2 पार्ट में बांट दें तो जो आधा पार्ट बचा उसका भी आधे पार्ट पर जो लोकेशन आ रही है दैट इज लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ये है, मतलब वो इनसे बना है, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। और जैसे मैंने यहाँ पर टीवी दिखाया टेट्राहेड्रल वॉइड, सिमिलरली आधे के आधे पर इधर, ऐसी आधे के जो आधा पार्ट इधर है इसकी भी आधी पोजीशन पर टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वो भी अगेन 3 एडजेसेंट फेस के सेंटर वाले एटम और एक कॉर्नर वाला एटम उसके साथ मिलके बना होगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूँ जो पीछे की तरफ है तो इसको पीछे के फेस के सेंटर वाला एटम, साइड के फेस के सेंटर वाला एटम और ये फेस के सेंटर वाला एटम, ये 3 और ये वाला। अब देखो जितनी ज़्यादा लाइन खींची जाएंगी उतना कम दिखाई पड़ेगा, तो इसलिए लाइन ज़्यादा मैं ना खींचूँ वही अच्छा है। तुम इसको खुद से ही विजुअलाइज करो और नहीं विजुअलाइज कर पा रहे तो पहले तो तुम इसको याद रखने की कोशिश करो। और याद ये कैसे रहेगा मैं वो वाली लैंग्वेजेस बता रहा हूँ। बेसिकली टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल। मैं यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, मैं इसको अलग अलग लैंग्वेज के थ्रू तुम्हें बता रहा हूँ और तुम उसको ध्यान में रख करके तुम फोकस करोगे तो शायद तुम्हें दिख जाए। वैसे तो टेट्राहेड्रल वर्ड को लोकेट करना रिलेटिवली मुश्किल है, लेकिन मेरे पास ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिससे तुम आसानी से इसको लोकेट कर सकते हो। टीवी इज प्रेजेंट एट द मिड पॉइंट
ऑफ हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, मिड पॉइंट ऑफ हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल के आधे पर। अब इसी को एक और लैंग्वेज से भी बताता हूँ। जैसे हमें ये पता होता है कि अगर एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए है तो बॉडी डायगोनल की लेंथ होगी, a√3। अगर मैं बॉडी डायगोनल को अलग से शो करूं, ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल, और ये बॉडी डायगोनल का सेंटर मतलब क्यूब का सेंटर हो गया। तो इसका आधा और आधा, दीज आर लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, और टोटल लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इज √3a होती है। तो उसके आधी लेंथ होगी √3a/2 और उसकी भी आधी लेंथ होगी, इतनी लेंथ होगी कितनी, √3/4a। मतलब कहने का ये है कि टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस √3/4a फ्रॉम द कॉर्नर, ये कॉर्नर है, फ्रॉम द कॉर्नर अलोंग बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल के अलोंग इस डिस्टेंस पर ये प्रेजेंट होगा। इसी तरह से इस कॉर्नर से इसी डिस्टेंस पर प्रेजेंट होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये लोकेशन। इसके अलावा इसी बात को समझने का एक और तरीका भी है। दो लैंग्वेजेस तो मैंने अभी बताई कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल के आधे पर है, दूसरी लैंग्वेज है दे आर प्रेजेंट एट द डिस्टेंस √3/4a फ्रॉम द कॉर्नर along body diagonal, from the corner along body diagonal √3a/4 डिस्टेंस पर टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। इसके अलावा एक तरीका और है इसको विजुअलाइज करने का, वो भी मैं बता देता हूँ। तरीका ये है कि अगर मैं इस क्यूब को 8 छोटे क्यूब्स में बांट दूं, अब इसमें अगर मैंने कुछ भी किया तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको अब हटा रहा हूं, इसको तुम लोग अपने से बना लेना, मैं दोबारा हटा के फिर से बना रहा हूं। ये FCC का यूनिट सेल है, और अगर मैं इस यूनिट सेल को 8 छोटे पार्ट्स में बांटूं, अगर इसको ऐसे पार्ट में बांटा जाए, ये तो जो एक छोटा क्यूब तुम्हें इसमें दिख रहा है, एक छोटा क्यूब पर अगर फोकस करें तो इस छोटे क्यूब का जो सेंटर है दैट इज एक्चुअली सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ये टेट्राहेड्रल वॉइड का ही सेंटर है। और इस तरह के टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे, अगर हमसे ये पूछा जाए एक यूनिट सेल में टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे, तो इसमें ऐसे कितने क्यूब बनाए हैं हम लोगों ने, 8, और 8 क्यूब्स के 8 सेंटर, और सारे सेंटर्स पर टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन FCC इज इक्वल्स टू 8 होता है। 8 कहां पर, अगर हम बड़े क्यूब को 8 छोटे क्यूब्स में बांट दें तो हर छोटे क्यूब का सेंटर टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर है। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे अगर मैं बड़े क्यूब की बॉडी डायगोनल की बात करूं, तो बड़े क्यूब की जो बॉडी डायगोनल है अगर उसका आधा कर दो तो वो छोटे क्यूब का बॉडी डायगोनल हो जाएगा। इसका मतलब ये छोटे क्यूब का बॉडी डायगोनल, और उसका भी आधा कर दो तो वो छोटे क्यूब का सेंटर हो जाएगा, और छोटे क्यूब का सेंटर जो टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर, जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन अ क्यूब FCC यूनिट सेल इज इक्वल टू 8। और इसमें एक बात और भी याद रखना, जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड FCC में भी पाया जाएगा, HCP में भी पाया जाएगा, और रिलेशन ये है कि ये नंबर 2Z के बराबर होता है, जहां पर Z का मतलब है रैंक ऑफ यूनिट सेल, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर उस यूनिट सेल की रैंक का डबल होता है। जैसे हमने पता था कि FCC की रैंक होती है 4,
याद तो हो गया होगा ना अब तक, नहीं याद हुआ है तो सारे रिजल्ट्स अब तक जितने पढ़े गए हैं वो सब याद रखो। 4 होता है, और अगर रैंक 4 है और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या आ रहा है 8, का मतलब 4 का डबल। इसी तरह से अगर यहीं पर पूछा जाए कि HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर क्या होगा, तो HCP यूनिट सेल की रैंक थी 6, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर क्या आएगा, उसका डबल 12। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी 12। कहां पर होंगे वो तुम खुद कोशिश करना कि कहां पर है, वो बना के देखना कैसे बन रहा है, वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है, वो तुम ढूंढना। हालांकि वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमारे मेन जो तुम्हारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो FCC में ही होंगे, तो हमें FCC में पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या है। इसके अलावा तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन इसलिए भी पता करनी जरूरी है क्योंकि अगर हमसे ये बात पूछी जाए कि 2 टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की सेपरेशन कितनी है, मतलब एक टेट्राहेड्रल वॉइड से दूसरे नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस कितनी है, वो कितना आंसर होगा। तो जैसे ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, ऐसे ही इसके ठीक नीचे क्यूब है, उसमें भी टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है अगर कितनी है, तो वो आंसर क्या आएगा। तो इसको तुम एक तरह से और याद रखो कि टेट्राहेड्रल वॉइड किसी एक फेस से किस डिस्टेंस पर होता है। तो फेस से, अब अगर हम छोटे क्यूब की बात करें तो छोटे क्यूब की जो एज लेंथ होगी वो होगी a/2, तो उसके सेंटर की फेस से डिस्टेंस होगी a/4। ये है a/2, तो ये हो गई a/4। अब ये हर फेस से a/4 डिस्टेंस पर होगा, तो ऊपर से a/4 छोड़ दो और इसी तरह से इसके लिए नीचे से a/4 छोड़ दो, ये पूरी डिस्टेंस a है और तुमने ऊपर भी a/4 छोड़ा और नीचे भी a/4 छोड़ा, तो ये डिस्टेंस कितनी आई a/2। मतलब सेपरेशन बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड इज a/2। अगर हमसे पूछा जाए नेक्स्ट नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब उससे ज्यादा डिस्टेंस पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, तो तुम इस वाले क्यूब को सोच सकते हो कि ये ठीक बगल नीचे वाला क्यूब, उसके बगल वाला ये क्यूब, ये टेट्राहेड्रल वॉइड और ये टेट्राहेड्रल वॉइड नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस पर है, वो भी निकाला जा सकता है। जैसे अगर मैं इन दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड की भी बात करूंगा, इन दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड की, तो ये डिस्टेंस भी a/2 है और ये डिस्टेंस भी a/2 है, और तो पूछा जाए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो वो आएगी a/2 और a/2 कितना आ जाएगा a/√2। कैलकुलेट करके देख सकते हो, वो a/√2 है। ठीक है, तो वो एक्चुअली ये सारे आंसर्स तुम तब बता पाओगे जब तुमने चीजों को विजुअलाइज किया हो। इतने सारे नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बातें जरूर याद रखने की हैं विजुअलाइज करते हुए, उसके बेसिस पे बाकी सारी बातें निकाली जा सकती हैं। ये कि टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन कहाँ पर है। तो 3 तरह की लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ, आइदर हम बोल लें कि मिड बॉडी डायगोनल के आधे पर, दूसरी लैंग्वेज है कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पर अलोंग बॉडी डायगोनल, और तीसरा कि अगर हम पूरे क्यूब को 8 छोटे क्यूब्स में बांट दें तो छोटे क्यूब का सेंटर इज लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड की बातें हैं। अब इसी तरह से हमारा डिस्कशन है ऑक्टाहेड्रल वॉइड को लेकर के, तो वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पर उसकी बात करेंगे। यहाँ पर इसको रोकते हैं, तुम्हारा होमवर्क में अब हम लोग इस लायक हो गए हैं कि होमवर्क कर सके। हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं, जैसे अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो एटम टेट्राहेड्रल वॉइड में रखा जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में जो रखा जाएगा उसकी इफेक्टिवनेस यूनिट सेल के लिए कितनी होगी, तो क्या आंसर होगा। अगर कोई एटम टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर रखा है तो उसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी, तो वो 1 होगी, क्योंकि वो पूरी तरह से अंदर लाई कर रहा है, वो पूरी तरह से यूनिट सेल के अंदर लाई कर रहा है, उसका कोई भी पोर्शन बाहर लाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसकी इफेक्टिवनेस 1 होगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे अगर हमसे ही कहा गया, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मान लो तुमसे कहा गया कि A और B एनायन है और A कैटायन है, सपोज, जिस पर कोई चार्ज है, मैं चार्ज यहाँ शो नहीं कर रहा, उसके पीछे अपना एक रीजन है, उसके बारे में बात करेंगे। मान लेते हैं कि 2 आयंस हैं, ये FCC बना रहा है और ये सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो भी आयनिक सॉलिड है
इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा। इंपीरिकल फॉर्मूला का मतलब आयन का सिंपलेस्ट रेशियो। अगर हम एक यूनिट सेल में वो सिंपलेस्ट रेशियो देख लें तो पूरे सॉलिड में वो चीज एज इट इज एप्लीकेबल होगी। अब ये देखा कैसे जाए, तो हमने ये बताया गया कि बी एफसीसी बना रहा है तो इसकी इफेक्टिवनेस आएगी 4, रैंक ऑफ यूनिट सेल 4, और अगर ए टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो इसकी इफेक्टिवनेस आएगी 8, क्योंकि एक यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका मतलब अगर रेशियो देखा जाए तो इनका रेशियो आएगा 2:1। इसका मतलब फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला विल बी A/B, वो आंसर होगा A/B। सिंपलेस्ट रेशियो देखा जाता है, सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो, वो इंपीरिकल फॉर्मूले का आंसर होता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें इस टाइप के देखने को मिलेंगे, अलग अलग लोकेशंस बताई जाएगी। अब लोकेशंस की इफेक्टिवनेस अगर हमें पता होगी तो उसकी हेल्प से हम ये देख लेंगे कि एक यूनिट सेल में कौन कौन एटम है और फिर उनका सिंपलेस्ट रेशियो, देन उसके बेसिस पर आंसर कर सकते हैं। जैसे इसके पहले हम लोगों ने लोकेशन देखी है कॉर्नर, लोकेशन देखी है बॉडी का सेंटर, लोकेशन देखी है फेस का सेंटर, अभी लोकेशन देखी गई टेट्राहेड्रल वॉइड। इसके अलावा और भी कुछ लोकेशंस देखने को मिल सकती हैं, जैसे एक मैं अभी नाम ले लूं, एज का सेंटर, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एज के सेंटर पे भी देखने को मिल सकता है। तो एज के सेंटर पर जो एटम प्रेजेंट होता है उसकी इफेक्टिवनेस होती है 1/4, क्योंकि वो एक साथ 4 यूनिट सेल के लिए कॉमन होता है। ये बात शायद मैंने पहले के वीडियो में भी बताई थी, तो ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि जो एज पर है एक एक एज 4 क्यूब्स के लिए कॉमन होती है, तो जो भी एज पर एटम रखा जाएगा उसका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन आता है 1/4, तो उसके हिसाब से उसकी काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रोक रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट 10 पे हम लोग इसी डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे और इससे रिलेटेड होमवर्क तुम्हें ग्रुप में बताया जाएगा, उसको तुम सॉल्व करना, और जो भी डाउट्स हैं तो ग्रुप में हमसे डिस्कस करो। ठीक है, यहाँ पर रोकते हैं और पढ़ो, फोर्स करो। अभी तुम्हारे हाथ में मोबाइल है तो कोई भी चीज़ अगर नहीं भी दिख रही है विजुअलाइज करने में तो यूट्यूब पे भी देख सकते हो, उसमें भी पिक्चर्स तुम्हें एनिमेटेड फॉर्म में मिल जाएंगे। जो वीडियो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया था एनिमेशन का, वो भी मुझे तुम्हारे यूट्यूब से ही मिला हुआ था, तो वो तुम उसको देख सकते हो अपने विजन को ब्रॉड करने के लिए। पहली बार में इन सारी चीज़ों को देखने में दिक्कत आती है, लेकिन एक बार हम कोशिश करेंगे तो वो दिक्कत अपने आप सबसाइड भी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। उसमें तो तुम एफर्ट हो ही, उसमें तो तुम एक्सपर्ट हो ही, है ना। ठीक है, तो ऐसे ही करो। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे से बात करते हैं, और जो भी डाउट्स हैं उसके लिए तुम ग्रुप में बात करो। ठीक, बाय एंड टेक केयर।